हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर डेली की तरह हम घटना चक्र देखते हैं। आज यहाँ पर क्या है, तो कल वाला ही सेशन आज आपका कंटिन्यू हुआ है, जिसमें हम आपको गवर्नर जनरल वायसराय ये करवा रहे थे। ठीक है, तो आज लॉर्ड विलियम बेंटिक के देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड आकलैंड, इनसे रिलेटेड जो भी उस समय कार्य हुए हैं उनके कार्यकाल में, वो सब देखेंगे। ठीक है, एलन ब्रो, लॉर्ड हार्डिंग, डलहौजी तक भी देखेंगे, कब उसने ये विलय नीति कौन कौन से राज्य कब हुई है। ठीक ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, आईएएस में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर इस कल के बाद जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर तो यही है। कल से आपका थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, उसका हमने ओवरव्यू बना लिया है। कल आप ज़रूर लेक्चर देखिएगा। हो सकता है जो कल का लेक्चर आए वो आपको पसंद आए, क्योंकि मैं हमेशा कुछ कुछ दिन पर चेंज ही करता रहता हूँ। जो अभी चल रहा है ये काफ़ी दिन से रिपीट हो रहा है, लगभग 10-15 दिन से, क्या एक महीने से रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 73 लेक्चर है, 73 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पहले 72 लेक्चर हमने ले लिया है, सबका प्ले लिस्ट बना है। नीचे मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक भी डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए, अगर आपको घटना चक्र रिवीजन करना है तो पूरा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये करंट नहीं है कि पुराना हो गया, ये स्टैटिक जीके है, सब कुछ वही रहेगा। आज पढ़िए चाहे आज आज 5 साल बाद पढ़िए, तो यही वही सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो कल आपका एक मतलब नए फॉर्म में आएगा, नए, ज़्यादा चेंज नहीं, लगभग 25, क्या कह सकते हैं, 40% चेंज रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज बेसिक ये थीम यही रहेगी जैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, जो लोग नए होंगे, अगर आपको पढ़ना होगा इस तरह से, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के बीच में इनका कार्यकाल था। और बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर भी थे, तो 1803 में मद्रास के गवर्नर भी थे। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विलियम बेंटिक को शांत एवं सुधार का युग भी कहा जाता है। ठीक है, विलियम बेंटिक को शांत और सुधार का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो इनके कार्यकाल में वो मतलब काफ़ी सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ। जैसे 1829 में 17 नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंटी में ये लगा। लेकिन जब 1833 ईस्वी आया तो संपूर्ण भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। रियासतों के प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए बंटिंग ने मैसूर 1831, कुर्ग 1834 और कछार एवं जैंतिया 1832 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये, हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप इस यहाँ से जैसे ये सब लिखा गया है ऐसे ही पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ख़ुद भी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब ये घटना चक्र भी है, उससे अलग भी है जो घटना चक्र में नहीं है। ठीक है, हाँ, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कम से कम 50+ लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है, मैं 1-2 हज़ार नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 50 लाइक मांग रहा हूँ आपसे। कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। किसने? विलियम बेंटिक ने। मानव बलि प्रथा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। 1832 में दास प्रथा को बंद कर दिया। किसने? ये कर्नल सलीमैन की सहायता से। किसकी? ठगी प्रथा पर, मानव बलि प्रथा पर, शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध। 1832 में दास प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून के कोड का निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है, तो मैकाले का कानून का कोड जो आया था इन्हीं के कार्यकाल में आया। इस परिचय में के.एम. परिकर ने मैकाले को भारत का आधुनिक मनु कहा। शिक्षा संबंधी सुधारों के साथ बेंटिक ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नियुक्ति की। सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति विलियम बेंटिक के समय में ही हुई। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36, ज़्यादा इनका समय नहीं था। इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा लिए थे, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता
चार्ल्स मेटकाफ के बारे में अभी तक जो क्वेश्चन बना है यही बना है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लॉर्ड आकलैंड के बारे में, इसके समय में 1838 से 42 के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। कब हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके किसके बीच, मतलब किसके समय में हुआ आकलैंड के। 1839 में शेरशाह सूरी रोड का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था। किसने? आकलैंड ने। तो 1839 में शेरशाह सूरी रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था। लॉर्ड एरनबरो, इसके समय में वर्ष 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर दिया गया। ठीक है, सिंध का विलय किस में कर दिया गया? अंग्रेजी राज्यों में कर दिया गया। कलिया, इसने 1843 में अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया। तो इसने क्या किया? 1843 ईस्वी में के अधिनियम द्वारा अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा, देखिए यहाँ पर अलग है, ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं दास प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? दास प्रथा का अंत ही कर दिया। किसने? ये पूछा जाता है, वो वाला नहीं पूछा जाता लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला, वो क्वेश्चन शायद ही कभी आया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत किसने कर दिया? लॉर्ड एलनबरो का। मतलब इनका कहने का मतलब है सभी लोग कुछ न कुछ दास प्रथा पर प्रतिबंध बंद ये सब करने में उठाए, लेकिन जो एलनबरो ने उठाया था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नियम 5 के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत किया। ठीक, ये याद रखिएगा। अब लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देख लेते हैं। ये 1844 से 48 के बीच में, इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। समय काल में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सूरत में इसके समय काल में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। कब? इसी के समय काल में। खोंड जनजाति में प्रचलित नरबला प्रथा को अंत कर कैंपेन के सहयोग से किया। तो नर बलि प्रथा का अंत किसके? कैंपबेल, याद रखिएगा, नर बलि प्रथा का अंत कैंपबेल के सहयोग से इसने कर दिया, हार्डिंग ने। ठीक है, डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो डलहौजी। 1848 से 56 के बीच में राज्य हड़पने की नीति सबसे ज़्यादा इसका चर्चित था, इसीलिए 1857 का विद्रोह तक भी पहुंच गया। ये अगर न्यू देखा जाए 1857 की कहाँ से पड़ी, तो यही राज्य हड़पने की नीति यहीं से 1857 की न्यू पड़ी। कोई कुछ भी कहे क्या कारतूस ये हो, लेकिन वो सब तो उस समय के इमीडिएट रीजन थे, लेकिन जो न्यू जो जहाँ से पड़ी वो यहीं से पड़ी कि जो राज्य हड़पने की इसकी नीति थी वो काफ़ी राजाओं को नापसंद हुआ, मतलब पसंद नहीं आया। जैसे सतारा का विलय कब हुआ? 1848 में सबसे पहले हुआ। 1848 में ये सतारा का, जो महाराष्ट्र में है सतारा, जैतपुर, जहाँ कहाँ बुंदेलखंड एरिया में, 1849 में इसका विलय कर दिया गया। संबलपुर का विलय उड़ीसा में है, जो संबलपुर, ठीक है, ये भी याद रखिए, नहीं तो कभी पूछ लिया कि संबलपुर का विजय 1849 में कर दिया, किस राज्य में प्रेजेंट टाइम में है। ऐसे जैसे बेलगाम पूछ लेता है बहुत बार कहाँ है, ऐसे इससे भी पूछा सा जा सकता है। तो 1849 में हुआ। ठीक है, बघाट 1850 में हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। उदयपुर एमपी में है, 1852 में हुआ। झांसी 1853 में हुआ। झांसी का अपने उत्तर प्रदेश है, तो ये पूछ सकता है कि झांसी का विलय कब हुआ, तो यह राज्य हड़पने की नीति से, तो ये 1853 में। नागपुर में 4 अक्षर आ रहा, तो 1854 लास्ट में 4 यहाँ भी कर दीजिएगा। तो झांसी वो नागपुर में 4 अक्षर, तो नागपुर में 1854 कर दीजिएगा। अवध का कब हुआ? 1856 में, कुशासन के आधार पर। कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य था, प्रांत था जिसको कुशासन के आधार पर मतलब मिला लिया गया। अवध को 1856 में। अब देखिए, इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख 1848-49 द्वारा सिखों को हराकर डलहौजी ने 1852 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। मतलब यहीं डलहौजी के समय ही सिख साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, 1852 में
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इसमें लोअर बर्मा और पीगू का विलय कर दिया गया और 1850 में सिक्किम का विलय कर दिया गया। ठीक है, तो सिक्किम का जो 1975 में आया वो तो मतलब आया है, लेकिन ये जो सिक्किम है, सिक्किम पहले नेपाल का एरिया था, लेकिन ये मतलब डलहौजी ने इसको भारत 1850 में इसमें भारत में मिला लिया। ठीक है, सिक्किम को। रेलवे संबंधी विकास कार्यों के तहत क्या डलहौजी को रेलवे का जनक 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। दूसरी रेल लाइन कलकत्ता से रानीगंज जो बंगाल है वहाँ पर बिछाई गई थी। तो ये याद रखिएगा, प्रथम तो सबको याद रहता है बम्बई से थाड़े, लेकिन दूसरी याद रखिएगा कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो ये याद रखिएगा। सैनिक सुधार में तोपखाना कार्यालय को कलकत्ता से हटाकर मेरठ बना दिया गया। सेना के मुख्यालय को शिमला में स्थापित किया गया और एक आंग्ल गोरखा रेजिमेंट बनाया गया। तो सेना के मुख्यालय को शिमला स्थापित किया गया, एक आंग्ल गोरखा रेजिमेंट बनाया गया और कलकत्ता से हटाकर मेरठ बनाया गया तोपखाना कार्यालय। ठीक है। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? 1856 में। अब देखिए इसके और भी काम है, क्योंकि डलहौजी है तो इसके काफ़ी काम हुए थे और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डाक और टेलीग्राफ संबंधी कार्य के तहत 1853 में प्रथम तार लाइन इसी के समय में बिछाई गई थी। तो 1853 में प्रथम तार लाइन, 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया था, तो 1854 लगाएंगे। और 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन, जैसे अभी नहीं देखते हैं कि डाक टिकट पर किसी बड़े हस्ती का वो दे दिया जाता है नाम, तो ये पहली बार कब हुआ था? 1854 में डाक टिकट का प्रचलन। पहले डाक टिकट से पोस्ट वोस्ट भेजा जाता था ना, तो यही आज भी भेजा जाता है, कम हो गया थोड़ा। 1800 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य, पीडब्ल्यूडी वाला देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी, गंगा नहर का निर्माण पूरा करवाया था। अगर शिक्षा संबंधी कार्य देखा जाए तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। इसी के समय में 1854 में वुड आयोग समिति का, देखिए आप हमेशा याद करते होंगे वुड आयोग कब आया था? 1854 में, लेकिन अब से ये भी पूछ सकता है किसके समय कार्य में आया था, तो उससे कम लॉर्ड डलहौजी था। इस आयोग के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय को यहाँ तीनों जगह विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, चाहे कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करें, मद्रास विश्वविद्यालय की बात करें या बम्बई विश्वविद्यालय की बात करें। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, इसके भी समय में काफ़ी घटनाएं घटित हुई। ठीक है। अब ये देखिए जो व्यापकगत नीति है, यही इसको व्यापकगत भी नीति कहते हैं। राज्य हड़पने की नीति को, इसको व्यापकगत, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये व्यापकगत नीति कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो एक मिनट में इसको लिख देता हूँ, नहीं तो आप इसने व्यापकगत नीति का अनुसरण किया, व्यापकगत नीति। ठीक है, तो डलहौजी ने, अब यही जो व्यापकगत नीति है इसको किसने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। तो याद रखिएगा व्यापकगत नीति लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने व्यापकगत नीति को समाप्त किया। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक के पद का सृजन, अभी जो महालेखा परीक्षक नहीं होता है उसका पद का सृजन कब किया गया था? 1857 में ही किया गया था। वर्ष 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर वायसराय का आया और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कभी भी जब अंतिम वो पूछे तो कभी भी हमेशा अंतिम वही होता है और पहला भी वही होता है। जैसे अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक था। अगर पूछा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो अंतिम भी आया वर्ड और प्रथम भी आया, फिर विलियम बेंटिक ही लगाएंगे। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि दूसरे को बुलाने से अपेक्षा जो है उसका एक्सपीरियंस भी है उसी को बना दिया जाए। ठीक है, हमेशा यही होता, चाहे बंगाल का देखे चाहे भारत का देखे चाहे वायसराय के उसमें देखे। तो वायसराय में भी देखिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग बना।
ठीक है, हमेशा ये चीज़ें याद रखेंगे, भूलेगा नहीं आपको। 1858 में अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का शासन है पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कैनिंग ने पूर्णतः लागू किया। ठीक है, तो अगर पूर्णतः लागू करने की बात आए तो किसने लागू किया? कैनिंग ने लागू किया। ठीक है, कल देखिए लिखा पूर्णतः किसने लागू किया? कैनिंग ने। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किसने किया? ये कैनिंग ने। कानूनी सुधार में क्या किया? 1831 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CPC। ठीक है, अब ये आप ये मतलब 1861 में कोड ऑफ CRPC को भी पारित किया। तो 1861 में ही CRPC को पारित किया। कैनिंग समय में 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई। देखिए दो चीज़ें होती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उच्च न्यायालय 1861 में, और यहाँ पर हम क्या पढ़े थे, यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखें, नहीं तो दोनों चीज़ कंफ्यूज करेंगे आप। यहाँ था 1854 में वुड्स आयोग जो आया था, उसमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे 1854 में। अब यहाँ पर क्या हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, तो कानूनी सुधार कैनिंग के समय में ये भी हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने लगाया था। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीति से हुआ था? डलहौजी, तो डलहौजी किसके मतलब अब किसके समय? अब देखिए सहायक किसके पढ़े थे? सहायक किसके पढ़े थे? बेले जली। तो हम कैसे बताएं, जो बेले जली, जो वहाँ जली वर्ड आता है ना, दो लोग एक की सहायता कर रहे थे, दो एक दूसरे की जब सहायता कर रहे थे, सहायता मतलब सहायक, तो एक लोग की जल गई, मतलब जेलसी फील हुआ। तो मान लीजिए दो लोग सहायता कर रहे हैं तो एक लोग जल से फील हुआ, तो इसीलिए ऐसे याद कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। सहायता करेंगे एक लोग जल, तो ये क्या होगा, ये सहायक लॉर्ड बेले जली। तो इसी में आप कंफ्यूज होते होंगे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? अपहरण की नीति। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत है, यही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बाघात रियासत को का विलय कब हुआ? अगर करें बाघात जो रियासत है इसका विलय कब कर, तो अभी हम कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? 1850 पढ़े हैं। बाघात रियासत का विलय कब हुआ? 1850 ईस्वी में। 48 में क्या हुआ था? सतारा हुआ था। ठीक है, 53 में क्या हुआ था? तो 53 में झांसी का हुआ था। क्या हुआ था 53 में? तो झांसी लिख देते हैं। कहीं कहीं आपको 54 जा से, लेकिन वो नहीं है। देखिए आप कहीं भी गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको झांसी 53 में ही देगा। 54 में नागपुर हुआ था विलय। ठीक है, लेकिन आपके कहीं पर घटना चक्र में ही 54 दिया है। ठीक है, लेकिन आप झांसी झांसी को 53 में लगाइए। ठीक है, 1852 में किसका विलय हुआ था? तो 1852 में किसका विलय हुआ था? उदयपुर का। तो उदयपुर का विलय कब हुआ था? 1852 में। यहाँ उदयपुर लिख दीजिए, उदयपुर का। ठीक है, नागपुर का 54 में। अगर नागपुर का पूछे तो 54 में, 1854 में। ठीक है, इन्हें देखते हैं। अब देखिए राज विलय का क्रम बताइए, तो इसमें कौन सा पहले आया है, किसका विलय पहले हुआ, किसका विलय बाद में हुआ है? तो पहले किसका हुआ था, पहले लिख लेते हैं किसका किसका हुआ था। ये 1853 में हुआ था। किसका? इसका 1853 में हुआ था। इसके बाद किसका? संभलपुर का। संभलपुर का कब हुआ था? 1849 में हुआ था। सतारा का हुआ था 1848 में, सबसे पहले इसी का हुआ था। तो पहले 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1। 3 2 1 कहीं है? हाँ देखिए यही है। तो 3 2 1 ये वाला सही होगा। आइए 2014 में आया। देखिए संबलपुर का याद रखिएगा 1849 में, झांसी 53 में, सतारा 48 में, 49 नहीं 48। ठीक है, देखिए बोलते दिमाग में कुछ और रहता है, लिख देते हैं कुछ और। ठीक है, 1848 में सतारा, संबलपुर 49 में, झांसी 53 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताइए, सतारा 1848 में, बघात 1850 में, झांसी 53 में, उदयपुर 1853 में, उदयपुर 1852 में था, यही था। अब देखिए देख लीजिए
पहले सतारा आ जाएगा तो पहले एक आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, बघात एक तीन आ जाएगा, फिर चार आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा, एक तीन चार दो, एक तीन चार दो। ये देखिए इसमें भी सी वाला आपका सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बीओ 2019 में क्वेश्चन आया है, ये याद रख लीजिए प्लीज़, ये हर पूरा याद रख लीजिए, आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा है। प्लीज़ आप सब अगर देख रहे होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाया हूँ पूरा लिख दीजिएगा, मतलब जितने भी, चाहे सतारा से लेकर नागपुर तक जितने भी हुए हैं तो सब लिख दीजिएगा, याद ही हो जाएगा आप सबको। विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था, तो कौन हुआ था, सतारा हुआ था। कब हुआ था, 1848 में विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा ही हुआ था। करौली कब हुआ था, अभी यहीं बता देते हैं। करौली कब हुआ था, 1855 में करौली हुआ था। 53 में झांसी हुआ था। संबलपुर, तो संबलपुर अभी कहाँ आया था, ये यहाँ पर 49 में। ठीक है, तो संबलपुर कब हुआ था, 1849 में। कौन सा सुमेलित है, बताइए कौन सा सुमेलित है। करें सतारा का ये 1848 में हुआ था, 49 दिया गया तो 1848 में हुआ था। पंजाब का विलय कब हुआ था, ये 1849 को हुआ था पंजाब का विलय। अवध का विलय 56 में हुआ था, एकदम सही है, अवध का आपका सही है। अवध का याद रखिएगा 1856 में कुशासन के आधार पर, याद रखिएगा कुशासन के आधार पर। झांसी का विजय 53 में हुआ था। ठीक है, तो ये है। व्यापगत सिद्धांत किसके प्रथम राज्य कौन था, सतारा था। किसने सिंध का विजय कर उसका एनेक्स किया था, तो सिंध पर विजय कर पर उसका एनेक्स किसने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बताइए किसने किया था, नेपियर ने किया था। किसने, नेपियर ने किया था, 2021 में आया है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई से ठाणे और दूसरा कहाँ था, कलकत्ता से रानीगंज। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का, तो इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, इन्होंने पहली बार भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की है, इस कंपनी ने। कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था, कैनिंग था, सिंपल क्वेश्चन है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था, मतलब अपने पुत्र जगह उसके स्थान पर दूसरे के गोद लेने के पुनः अधिकार, तो ये जो वहाँ पर इलाहाबाद में 1858 में महारानी का उद्घोषणा हुआ था। 1 नवंबर, याद रखिएगा ये पूछा गया है, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में के दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी का घोषणा पत्र बताया गया था। उसमें यही 1858 के घोषणा पत्र में गोद लेने को पुनः मतलब वैध कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, नहीं तो आप यहाँ डलहौजी और कैनिंग में कंफ्यूज होंगे। यहाँ कह रहा है क्रियान्वित हुआ, अगर दो चीज़ें होती है, एक होता है जैसे कोई चीज़ प्रस्तुत की है, जैसे संसद चल रही है हमारी, कोई चीज़ प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो जब कोई चीज़ प्रस्तुत किया गया तो उस समय कुछ कोई और था। जैसे मान लीजिए अभी संसद चल रही है तो उस पिछले आप मान लीजिए फरवरी में कोई चीज़ कोई विधेयक मतलब पेश किया गया संसद में, कोई बिल पेश किया गया, तो क्या हुआ उस समय मान लीजिए गांधी वो ये मोदी जी थे, और प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चेंज हुआ तो कोई दूसरा मान लीजिए पीएम बना, ठीक है, तो ऐसे कब पेश किया गया और अब बिल मान लीजिए जो ये नई सरकार बनेगी कब पेश किया गया, मतलब कब इसको क्रियान्वित किया गया, अब बिल पास कर दिया गया, तो दो चीज़ें हुई थी। तो पेश किसके समय में किया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था, लेकिन क्रियान्वित किसके समय हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। तो ये याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी पर भी पूछा गया है। ये किसके मतलब सहायता से, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। भारत किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो ये लॉर्ड एलन बरो ने। कब समाप्त किया गया, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसने मतलब एलन बरो ने मतलब दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। इसका कार्यकाल कब से कब था, 42 से 1844 के बीच में था। कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा कर रहे हैं सही,
ये सही सुमेलित है। अच्छा सही बोल रहे हैं। तो कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त एकदम सही है। लॉर्ड बेलेजली ये गलत है। ये लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि से संबंधित है। और लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? व्यापगत, व्यापगत जिसको सुंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी इनके समय में। ये प्रथम वायसराय थे। महारानी का घोषणा पत्र इनके समय में विद्रोह हुआ था। तो सब कुछ हुआ था इन्हीं के समय में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा कौन सा एक सही सुमेलित है बताइए? लॉर्ड एलनबरो कह रहे हैं अवध का विलीनीकरण। तो ये अवध का विलीनीकरण डलहौजी था। ठीक है, डलहौजी था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी कहते हैं सिंध का विलीनीकरण। तो इस सिंध के इसमें कौन थे? एलन बरो थे, एलन बरो थे। ठीक है, सिंध का अगर पूछा जाए विलीनीकरण किसके कार्यकाल में? एलन बरो के। आप कह रहे हैं लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये एकदम सही है। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान मरा था, ये याद रखिएगा। सर जॉन सोर्स कह रहे हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सर जॉन सोर्स लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, देखिए 2 बार मैं वहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये इतना हुआ। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ देखिए 2 बार पढ़े, वहाँ थ्योरी पढ़ लिए, यहाँ क्वेश्चन करवा दिए। तो ऐसे मतलब यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई नहीं करवाता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 50 लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। तो इस समय थोड़ा सा कम शेयर कर रहे हैं आप सब। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा बना रहे, आप सब ऐसा करिए, किया करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।